हम्म। अभी ध्यान से सुना, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई इतना, अभी थोड़ा सा विषय। चलिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ, चलिए मैं थोड़ा फिर से कह देता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ जो है, सुन रहे हैं ध्यान से अभिषेक? अभिषेक, अभिषेक है? क्या हुआ? अच्छा, तो सुनाई नहीं दिया इतना देर? अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट पैराग्राफ समझाया वो नहीं सुन पाए? फर्स्ट पैराग्राफ सुने ना जो बताया? चलिए ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ठीक, देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है, एज पर द क्विक एस्टिमेट, मैंने बताया कि क्विक एस्टिमेट कहते हैं जब हम जल्दी जल्दी में एक रफ आइडिया, रफ फिगर्स ले लेते हैं, उसको कहते हैं क्विक एस्टिमेट। ये सिर्फ एक जल्दीबाजी में लोगों को आइडिया देने के लिए एक डेटा लिया जाता है, क्योंकि लोग भी बेसब्र होते हैं, दे आर इम्पेशेंट, दे वांट समथिंग, अरे भाई हमको बताओ बताओ। तो ऐसे में एक मोटे तौर पर आंकड़ा ले लिया जाता है और वो दे दिया जाता है। फिर जब उसके सही आंकड़े आने शुरू होते हैं तो उनमें चेंज किया जाता है। जब चेंज होता है तो उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज कर दिया गया एस्टीमेट कि हाँ इतना होगा सही में। और उसके बाद जब एक्चुअल डेटा पूरा आ जाता है, और जब पूरा एक्चुअल डेटा आने के बाद कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसको कहते हैं रियल डेटा। रियल, वहां वर्ड आ जाता है रियल, वही एक्चुअल जो हुआ वो होता है। क्योंकि जब चीजें हो रही होती हैं उस समय हमें उसका कोई अंदाजा नहीं होता है कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो तो हो रहा है। अभी वो बाद में पता चलेगा कि सही हो रहा था कि गलत हो रहा था। अभी इतना मौका नहीं होता है किसी के पास, या किसी को समझ नहीं होता है। तो बस हम लोग उस प्रोसेस में लगे रहते हैं, जो हो रहा है वो तो हो रहा है। तो उस समय बाद में जब रियल डेटा पूरा हो गया, वो आ गया उसका डेटा, और फिर कैलकुलेशन किया, तब हम पाते हैं कि ओहो ग्रोथ तो हमारा इतना % हुआ वास्तविक, उसको कहते हैं रियल डेटा। तो यहां देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि एज पर द क्विक एस्टीमेट फॉर 22-23, साल 2022-23 का जो क्विक एस्टीमेट किया गया था, उसके अनुसार पाया गया था कि जीएसडीपी जो है बिहार का करंट प्राइसेस पर वो 15.5% बढ़ेगा, और 15.5% बढ़ के यानी ग्रोथ रेट उसका रहेगा 15.5%, और बढ़ के हो जाएगा कितना, 7.5 लाख करोड़। ये शुरू में अंदाजा किया गया, ठीक है। वेयर एज द रियल जीएसडीपी, और जो रियल फिर जीएसडीपी जो हुआ, जब रियल डेटा आया तब उसको कैलकुलेट किया गया, इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 10.6%। वो मात्र बढ़ा 10.6%। पहले कितना कहा गया था कि 15.5% बढ़ेगा, बढ़ा कितना, 10.6%। और पहले कह दिया था 7.5 लाख करोड़ हो जाएगा। रियल डेटा आया तो कितना पता चला कि वो बढ़ के मात्र 4.4 लाख करोड़ ही रहा 22-23 में। The gross fixed capital formation in the state at current prices as a percentage of GSDP is estimated to be 4.7%। तो यहाँ मैं समझा रहा था कि क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतने आंकड़े होते हैं, इतना डेटा होता है, और हर डेटा को उसका वैल्यू के रूप में, क्योंकि इतने नंबर्स होते हैं, उनको समझ पाना क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, दिमाग पागल हो जाएगा। तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आम आदमी के समझने के लिए। तो
तो हम जैसे बहुत सारा चीज़ को हम जीडीपी का परसेंटेज के रूप में उसका समझ लेते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि भाई पूछा जाए, हाँ सरकार इस बार शिक्षा पर कितना खर्च किया, 12,789.23 करोड़ रुपया। अब ये फिगर याद रखना बार बार बड़ा मुश्किल होता है। हम क्या कर लिए, उसको जीडीपी का परसेंटेज निकाल लिए कि ये जीडीपी का 3% है। अब हमको आसानी से याद हो जाएगा, हाँ भाई शिक्षा पर कितना खर्च किया सरकार, तो 3% जीडीपी का। हेल्थ पर कितना खर्च किया, 5%। रोड पर कितना खर्च किया, 2%। कितना आसान है कहना, बजाय उसका लंबा फिगर कहने की कि 10,742 करोड़ रुपया। तो इस तरह बहुत सी चीज़ों को हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में उसका वैल्यू याद रखते हैं आसानी। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बताया था, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी या कोई ऐसा चीज़ जो हम प्रोडक्शन में लंबे समय तक इस्तेमाल होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन जैसे सड़क बन रहा है, रोड बन रहा है, बिजली का कोई टावर लग रहा है, बिजली का कोई पावर प्लांट लग रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई होटल जो लंबे समय तक इस्तेमाल होगा, तो ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस यानी रफ आइडिया है ये ग्रॉस, क्योंकि बहुत सारा बना तो उसमें कुछ डैमेज भी हुआ होगा, कुछ लो क्वालिटी का हो गया होगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल है यानी कि जो जल्दी उसको आप हिला डुला नहीं सकते। सड़क बना तो सड़क को कहीं आप बदल दीजिएगा, सड़क रहेगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, जीएसडीपी का 4.7% एट करेंट प्राइसेस। हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो आधार डेटा का क्या है, करंट प्राइसेस, यहाँ कहा करंट प्राइसेस। तो ये कहा गया कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन 4.7% हो रहा है जीडीपी का करंट प्राइसेस पर। सेकेंड पैराग्राफ है, द नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इन द स्टेट is estimated to be rupees 59,637 with an increase of 13.9% over the previous year। अब यहाँ भी जो है ना ये वर्ड आता है एक नॉमिनल और रियल। जो रियल पहले आप देख चुके और ये एक नॉमिनल होता है। ये भी इस तरह का होता है कि एक मतलब मान एक रफ एस्टिमेशन होता है तो उसको कहते हैं नॉमिनल, और जब रियल डेटा पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कहते हैं रियल। तो कह रहा है कि नॉमिनल पर कैपिटा इनकम जो है स्टेट का वो होने जा रहा है 59,637 विथ एन इंक्रीज ऑफ 13.9% ओवर प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल से 13.9% बढ़ा हमारा जीडीपी, और बढ़ के कितना हो गया 59,637 रुपये, यानी एक आदमी की साल भर की एवरेज इनकम बिहार में 59,637 रुपये है। आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस, अब यहाँ कह रहा है कि जो महंगाई हुई है उसके लिए इस फिगर में एडजस्टमेंट करके हम करें, क्योंकि महंगाई भाई दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। तो पहले तो हमने रफ आइडिया लिया, उसको कहा नॉमिनल। अब उसमें हम महंगाई के हिसाब से डेटा को सही किए तो वही कर रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी ग्रो बाय 9% in 22-23 to reach rupees 35,190। तो जब हमने महंगाई वगैरह दाम जो बढ़ गए हैं बहुत सी चीज़ों को उसको एडजस्ट किया और उसके बाद कैलकुलेट किया रियल पर कैपिटा इनकम, तो वो हमारा आया, पता चला कि 9% वो हमारा बढ़ा है। पर उधर कितना बढ़ रहा था 13.9 पर 5% ज़्यादा। तो जब रियल डेटा हमने कैलकुलेट किया उसका तो 9% बढ़ के, और वो कितना हुआ वैल्यू 35,000, उधर हो रहा था 60,000 और यहाँ रह गया 35,000 रियल। तो ये होता है नॉमिनल और रियल डेटा। नंबर 3,
द रैपिड ग्रोथ इन द स्टेट्स, ये याद रखना है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, और यहाँ ध्यान रखना है, दोनों आपको याद रखना है, नॉमिनल और रियल। अब वो क्वेश्चन में नॉमिनल अगर पूछेगा, या आपको देख लेना है कि कौन सा, दोनों फिगर आपको ध्यान रखना है। नॉमिनल है, रफ है, यानी 59,600, और रियल जो है वो है 35,000, ठीक है। और कितना बढ़ा है, नॉमिनल बढ़ा है 14% लगभग, 13.9 है। इसको नॉमिनल को हिंदी में देखना पड़ेगा, हिंदी टर्म इस सब का बताना थोड़ा मुश्किल है, मुझे देख के ही बता पाऊंगा, तो बोलिएगा तो उसको देख देंगे। अच्छा, उसको बता देंगे आपको, अभी छोड़। तो ये हो गया आपका नॉमिनल और रियल पर कैपिटा इनकम। नॉमिनल कितना हो गया, 59,600 कुछ है, और रियल कितना है, 35,100। उसके बाद देखेंगे, कई बार हो सकता है वहाँ जो है आपको ये नॉमिनल रियल नहीं भी लिखा रहे, बीपीएससी है तो हो सकता है ध्यान नहीं दे, तो आपको वहाँ देख लेना है, वैल्यू मिला लेना है। अगर 59,000 कोई ऑप्शन होगा तो 59,000 वाले को टिक कर दीजिएगा, 35,000 वाला ऑप्शन होगा तो 35,000 टिक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ का इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि हर जगह छापें कि भाई पर कैपिटा इनकम नॉमिनल है कि रियल है, खाली फिगर दे देंगे। तो आपको अपनी समझदारी दिखानी है, दोनों वैल्यू याद रखना है, और वहाँ देख लेना है ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, 59,000 वाला वैल्यू है कि 35,000 वाला। नेक्स्ट है नंबर 3, द रैपिड ग्रोथ इन द स्टेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज in 22-23 is preceded by a significant expansion in previous year after a sharp recovery from contraction during the COVID-19 pandemic। तो ये बता रहा है कि अभी जो तेजी से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा है साल 2022-23 में, इट इज प्रीसीडेड बाय, यानी इससे पहले क्या था, ए सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन प्रीवियस ईयर, इससे पिछले साल भी अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ था, यानी बढ़ा था। आफ्टर ए शार्प रिकवरी, क्योंकि उससे पहले शार्प रिकवरी हुआ था, जो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था यानी सिकुड़ गया था, यानी बिल्कुल घट गया था ड्यूरिंग द कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के समय आपको पता है सारी चीज़ें बंद हो गई थी, सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी घट गया था, तो इकोनॉमी बिल्कुल सिकुड़ गई थी, क्योंकि सारी गतिविधियां रुक गई थी, छोटा हो गया था, हर चीज़ घट गया था। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन हुए थे ड्यूरिंग द कोरोना, उसके बाद हमारा एक अच्छा रिकवरी हुआ, एक्सपेंशन हुआ, शार्प रिकवरी हुआ, और तब जाके इस 2022-23 में हमारा रैपिड ग्रोथ हुआ है। सबको समझ लेना है, लाइन को याद कर लेना है, कहीं बोलने में बताने में सब याद है। As per the quick estimate for 22-23, the share of टर्स, अब यहाँ देखिए आ गया, देखिए अब एक एक करके ये मोटे तौर पर इकोनॉमी के बारे में बताएगा सब कुछ। पहले देखा फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया किसके बारे में, जीएसडीपी के बारे में और कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताया। सेकंड पैराग्राफ में आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया। थर्ड पैराग्राफ में ग्रोथ के बारे में बताया इकोनॉमी का। फोर्थ पैराग्राफ में देखिए अब जो है सेक्टर वाइज बता रहा है कि कितना सेक्टर का, कौन सा सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। As per the quick estimate for 22-23, the share of the tertiary sector in the gross value added (GVA) in the state's economy is estimated to be 60%। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जीडीपी नहीं है, जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो टोटल जीवीए हुआ हमारा,
कि कितना वैल्यू हमने ऐड किया टोटल इस साल, उसमें टर्सरी सेक्टर का जो शेयर हुआ वो है लगभग 60%, whereas the share of the primary and secondary sector is estimated to be 20% each in 22-23। प्राइमरी और सेकेंडरी का यानी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वगैरह जो हो गया प्राइमरी, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीज़ें हो गई, टर्सरी में हो गई सर्विसेज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रहे 20%, और टर्सरी सेक्टर रहा, सर्विस सेक्टर रहा 60%। ये क्विक एस्टिमेट के हिसाब से है। द वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय, अच्छा इनमें तो ये तो परसेंटेज हुआ कि 22-23 में कितना परसेंट इनका शेयर था। अब पहले साल से बढ़ा कितना, ग्रोथ कितना हुआ इनमें, तो प्राइमरी 6.7%, सेकेंडरी 6.8% और सर्विसेज टर्सरी सेक्टर जो है वो 13% बढ़ा 22-23 में। ठीक है, तो आपको उसका टोटल वैल्यू परसेंटेज दे दिया और कितना बढ़ा वो भी बता दिया। प्राइमरी टोटल कितना परसेंटेज रहा है 20%, और उसमें ग्रोथ कितना हुआ 6.7% पिछले साल से। सेकेंडरी का परसेंटेज रहा शेयर 20% टोटल जीबीए में, और बढ़ा कितना 6.8%। सर्विसेज या टर्सरी सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना रहा 60% टोटल जीबीए का, और उसमें ग्रोथ कितना हुआ तो 13% ग्रोथ। यानी सबसे ज़्यादा देखिए ग्रोथ हम आपको बताए थे कि किस में हो रहा है, सर्विसेज में हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में, जो भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि सर्विस सेक्टर पर हमारा फोकस है, सर्विस सेक्टर को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो हम देख भी रहे हैं कि उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा। नाउ recent patterns suggest that the direction of the overall economic growth in the state has largely been determined by contraction and expansion in the services sector। कह रहा है अभी का अगर जो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसको देखा जाए तो ये हमें दिखता है, समझ में आता है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है स्टेट का, वो उसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो सर्विस सेक्टर के घटने बढ़ने पर डिपेंड कर रहा है। यानी सर्विस सेक्टर के हिसाब से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है। सर्विस सेक्टर अगर बढ़ रहा है तो हमारा ग्रोथ भी पॉजिटिव रह रहा है, सर्विस सेक्टर अगर घट रहा है तो हमारा ग्रोथ भी घट रहा है या नेगेटिव हो जा रहा है, यानी हमारा इकोनॉमी का साइज घट रहा है, जीडीपी घट जा रहा है अगर सर्विसेज में घट रहा है। द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब जब हम साल दर साल किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल, तो द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन दिस सेक्टर has been more volatile than the other two sectors, particularly in the last 5 years। सर्विसेज सेक्टर की बात कह रहा है कि इसका अगर साल दर साल का हम ग्रोथ देखें, इसका देखें कितना बढ़ रहा है हर साल, तो ये काफी वोलाटाइल रहा है, मतलब कि अस्थिर रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल का उल्टा होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब अनस्टेबल, कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है, ऐसा अनस्टेबल। तो कह रहा है कि द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन दिस सेक्टर हैज बीन मोर वोलाटाइल देन द अदर टू सेक्टर्स। नेचुरल है, आपको पता है कि मैंने बोला कि एग्रीकल्चर ये सब प्राइमरी सेक्टर बड़ा ही सुस्त होता है और फिक्स्ड होता है, वो जल्दी उसको आप हिला डुला नहीं सकते, उसको हाथी समझिए, उसको समझिए प्राइमरी सेक्टर हाथी की तरह होता है, हाथी की चाल चलता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एक गति से बढ़ेगा या रुका रहेगा, या मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी उसको
उसको कहे कि आप भागो और दौड़ने लग गया जो है, अब फिर नहीं, वो धीरे धीरे, जैसे हाथी कैसे उठेगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ेगी, या रुकेगा तो धीरे धीरे चाल घटेगी उसकी, अचानक से दौड़ने नहीं लगेगा, अचानक से रुक नहीं जाएगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो जो है हाथी की चाल चलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा तेजी से घटता बढ़ता है, कि चलो भाई बोला तो तुरंत बढ़ने लगा। जैसे हम लोग समझ लीजिए, साधारण हम लोग गाड़ी का, होंडा का, स्कूटी का पिकअप समझ लीजिए, धीरे धीरे बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीजी की तरह अचानक दिया तो हम धाए से गोली की तरह भाग गया, अचानक से ब्रेक दे दिए, डिस्क ब्रेक एकदम रुक गया, वो हाल नहीं है। होंडा एक्टिवा वाला चाल से चलेगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, धीरे धीरे रुकेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये दोनों सेक्टर जो हैं ये थोड़ा स्टेबल होते हैं। सर्विसेज जो है ये थोड़ा तेजी से चलने और घटने बढ़ने वाला होता है, वोलाटाइल होता है। वही कहा जा रहा है कि द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन दिस सेक्टर has been more volatile than other two sectors, particularly in the last 5, खासकर पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो ऐसा हुआ। The changes in the value added by this sector could be due to the nature of sector's economic activities that require movement of people, goods and services, which remained disrupted during the पैंडेमिक। तो कहा जा रहा है कि जो सर्विस सेक्टर का जो वैल्यू एडेड रहा, वैल्यू एडिशन जो उसने किया, उसका जो चेंजेस रहा, बदलाव, यानी उसमें घटाव बढ़ाव जो हुआ, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस तरह का इसका एक्टिविटी का नेचर होता है। भाई सर्विस सेक्टर का कोई भी काम है तो उसके लिए क्या है, आदमी को कहीं आना जाना पड़ता है, सामान लाना ले जाना पड़ता है। जैसे आप ही का फ्रिज खराब हो गया मान, तो कॉल करिएगा सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर से आदमी आएगा टाइम लेके, फिर वो आपका देखेगा, बोलेगा हाँ ये पार्ट कंप्रेसर खराब हो गया, फिर वो जाएगा अपने वहाँ जहाँ से वो स्पेयर पार्ट लेता है, अपना ऑथोराइज सेंटर या जहाँ भी, वहाँ से आपका एक कंप्रेसर फिर लेके आएगा और तब वो आपका ठीक करके जाएगा। यानी यहाँ इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स। और चूंकि अभी पिछले समय पैंडेमिक में क्या रहा, आने जाने पर रोक था, लोग आ जा नहीं सकते थे, सामान आने जाने पर रोक था, कौन लाता ले जाता, तो इसलिए जो है हो सकता है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा, उसका चेंजेस जो है कभी बढ़ा यानी घट गया तेजी से। जब पैंडेमिक रहा तो तेजी से घट गया, क्योंकि ना लोग आ जा सकते थे तो कौन करता, तो जब काम नहीं करते तो सर्विस सेक्टर का आउटपुट कहाँ से होता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि कोरोना के कारण जो है लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो गया था या रुक गया था, और सामान का भी आना जाना उसी हिसाब से रुक गया था। तो सर्विसेज सेक्टर का हमारा 5 साल में काफ़ी वोलाटाइल रहा है, स्टेबल नहीं रहा। जबकि खेती बाड़ी था वो अपने आप होने वाला चीज़ है, लोग खेत में जाके खेती कर रहा था, हो रहा था खेती, वो सब में बहुत ज़्यादा ये नहीं था, उसको रोज जाके देखने का जरूरत नहीं था, खेत अपना बो दिया हो गया तो अपना चल रहा है, तो चल रहा था। नाउ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6, द प्राइमरी सेक्टर हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। बिहार की बात कह रहा है कि यहाँ प्राइमरी सेक्टर जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रोजगार देने, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, फॉरेस्ट्री में लगे हुए हैं, फिशिंग में लगे हुए हैं, इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। 85% रूरल जो लोग हैं वो इसी में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी और इससे जुड़े काम में लगे हुए हैं।
पूरे अगर उसका कहें तो 60% वो एग्रीकल्चर के और जुड़े कामों में लगे हुए हैं। तो नेचुरल है कि इसका रोजगार देने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, वही कह रहा है कि द प्राइमरी सेक्टर हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट एंड द लोएस्ट इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन बोथ बिहार एंड इंडिया। तो रोजगार की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है बिहार में, लेकिन अगर उसका वैल्यू एडिशन की बात करें कि वो उसका कितना कंट्रीब्यूट करता है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मैंने बोला अब जीडीपी की जगह हम लोग जीवीए पर ज़्यादा काम करते हैं। समझाया था एक बार शायद मैंने आपको कि अब जो नया है वो हम वैल्यू एडिशन पर बात करते हैं बल्कि प्रोडक्शन से, क्योंकि प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर एक लकड़ी का पलंग बिक रहा है मार्केट में जिसको आप जाके खरीद लीजिएगा, तो वो पलंग का जो प्रोडक्शन में कई सारे प्रोसेस हुए हैं और वो एक ही आदमी के द्वारा नहीं हुए हैं। कहीं से लकड़ी आया तो कहीं कटा, कहीं पेड़ कटा, पेड़ से फिर लकड़ी कटा टिम्बर वाले के यहाँ, लकड़ी से काट के फिर किसी ने कोई रिटेलर दुकानदार ने खरीदा, वहाँ से फिर किसी और ने खरीदा उसको, फिर वो कारपेंटर को लाया, कारपेंटर से उसको बनवाया, बनवाने के बाद पेंटर से उसको पेंट करवाया, पेंटर से पेंट करवा के फिनिशिंग करवा के फिर जो है वो दुकान में आया और दुकान से फिर आपके पास जाएगा। तो इसमें इस प्रोडक्शन में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रोल किया। कारपेंटर भी कोई एक ही कारपेंटर नहीं पूरा बना दिया होगा, उसमें भी कई लोग होंगे बनाने वाले। कोई ये हिस्सा बनाया, कोई वो हिस्सा बनाया, कोई उसमें ये फिट कर रहा है, कोई वो फिट कर रहा है, कोई ये पॉलिश कर रहा है, सब कई लोग लगे होते हैं काम। तो अब आप किसको कहेगा कि किसने कितना प्रोडक्शन किया? प्रोडक्शन तो एक फाइनल वैल्यू है कि हाँ पलंग का कीमत 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हर आदमी ने उसमें अपना अपना, तो आदमी का कैसे होगा भाई कि वो कितना कंट्रीब्यूट किया? उसके लिए हम कहते हैं वैल्यू एडिशन की बात, कि किसने कितना का वैल्यू ऐड किया उसमें। 1 लाख टोटल वैल्यू ऐड हुआ, वो मान लीजिए 10 लोगों ने किया, तो हर आदमी का तय होगा कि हाँ भाई लकड़ी पेड़ काटने वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, जो अब तक पेड़ था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, अब उसने काट दिया उसको लकड़ी, तो लकड़ी का वैल्यू, लकड़ी कितने का बिका, मान लीजिए 10,000 का बिका या 20,000 का बिका, तो लकड़ी का 10,000, तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 10,000। वहां से गया वो कटा जाके टिम्बर वाले के पास, अलग अलग साइज में पीस में सब कटा बनाने के लिए, तो वो हो गया अब मान लीजिए 20,000 का, तो 10,000 का उसने वैल्यू एडिशन किया कटाई छटाई। उसके बाद वो आया, एक आदमी ने खरीदा उसको बनवाने के लिए, रिटेलर लकड़ी को, तो उसने मान लीजिए 20,000 से हो गया उसका 30,000, 10,000 उसने अपना पैसा लगाया। फिर उसने कारपेंटर ये सबको हायर किया, तो 4-5 लोग ने मिलकर उसको पलंग बनाया, तो उसका वैल्यू हो गया मान लीजिए 60,000, तो 30,000 का उसमें वैल्यू एडिशन किया कारपेंटर और सब लोगों ने। फिर वो पेंट हुआ, 5,000 पेंट का लगा, उसका हो गया 5,000। उसके बाद वो फाइनली 75,000 में होके आया आपके दुकानदार के पास। दुकानदार ने फिर उसको अपना फायदा रख के 25,000 जो है या जितना भी, उसने फिर वो उतना फाइनल वैल्यू उसका रखा जो आप पे करके उसको ले जाते हैं, तो उसका वैल्यू एडिशन हुआ 10 या 20,000 या 25,000 रुपये। तो अब हम लोग हर चीज को वैल्यू एडिशन के टर्म्स में देखते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है समझने और प्रोसेस करने के लिए बजाय प्रोडक्शन के, जीडीपी के, क्योंकि जीडीपी में बाकी लोग का पता नहीं चलेगा कौन कितना किया भाई। जीडीपी तो साफ हुआ कि जहाँ पेड़ नहीं, पेड़ था और पेड़ से आ गया यहाँ पर जो बेच रहा है 1 लाख का, तो बीच का क्या है उसका क्या कोई ठिकाना नहीं, जो मनाएगा जिसका वो कर दे। ऐसे तो नहीं काम चलेगा, हर किसी को अपना चाहिए भाई। कारपेंटर कहेगा हम जितना काम किए उतना हमको मिलना चाहिए, पेंटर कहेगा हमको जितना का हम मेहनत किए उतना का पैसा मिलना चाहिए, लकड़ी काटने वाला कहेगा कि भाई हम जितना मेहनत किए हमको उतना पैसा मिलना चाहिए, पेड़ वाला कहेगा कि भाई हमको पेड़ का सही दाम मिलना चाहिए।
तो सबका हिसाब करना है, तो उसके लिए हमारा वैल्यू एडेड बेहतर काम करता है। तो अब हम लोग हर चीज का वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, अनाज उगाया और वो अनाज उसने अपना बेच दिया, गेहूं बेच दिया, चावल बेच दिया, उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हुआ कि वो बेच दिया किसी कंपनी को, वो चाहे चावल मिल वाले को बेच दिया, वो पॉलिश करके चावल को पैकेट में बेच रहा है, चाहे गेहूं बेच दिया तो उसको पीस के आटा बना के उसका बेच रहा है। तो इसमें इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन का रोल यहाँ नहीं रहता है। तो इसलिए इसका जो है वो वैल्यू एडेड सबसे कम होता है, क्योंकि भाई जितना में बेच दिया गेहूं उससे उतने में बिक रहा है, चावल जितने में बेचा उतने में बिक रहा है। वैल्यू एडिशन क्या यहाँ करेगा? आप अगर मार्केट से खुला चावल खरीदने जा रहे हैं तो वो किसान से उसने जो चावल खरीदा वो ला के बेच रहा है, फिर दुकानदार थोक से या जैसे भी, तो उसमें जो है वैल्यू एडिशन तो जो जिस रेट में खरीदा, फिर अब इसने जिस रेट में दुकानदार बेच रहा है वो आप खरीदिएगा उसमें, और क्या होगा उसमें। तो इसीलिए इसका वैल्यू एडिशन ज़्यादा नहीं होता है इसमें, प्राइमरी चीज़ों में। तो इसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड में जनरली सबसे कम होता है प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, खोदते हैं और जो निकलता है उसको बेच देते हैं। कोयला निकला बेच दिया, ओर निकला कोई चीज़ का, उसको ओर को हम सीधे सीधे एक्सपोर्ट कर देते हैं, देशों को बेच देते हैं। जो स्टील बना रहा है उसको आयरन ओर बेच दिए, एल्युमिनियम बना रहा है उसको एल्युमिनियम ओर बेच दिए निकाल। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर में, या जो मछली मारा तो मछली निकाल के बेच दिया, मछली जो है थोड़े उसको भून उन के काट उठ के छाट के सजा के बना के और दुकान पर बेचते रहता है सब। देखिए लाइन से हम मछली बेचने वाला पानी में रखा रहेगा, मछली खरीद के ले जाए, जैसे तालाब से पकड़ा लाया डब बेच रहा है, क्या वैल्यू एडिशन उसमें। तो प्राइमरी चीज़ें डायरेक्टली सेल होती हैं, इसलिए उसमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा नहीं होता है, तो उनका वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूशन मिनिमम होता है, लोएस्ट होता है। विद इन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर रिमेन्स द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द स्टेट। ये तो आपको समझा दिए कि एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा रोजगार देता है हमारे स्टेट में। द शेयर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर इन 21-22 वाज 20%। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जितना जीडीपी वही वैल्यू एडेड भी रहेगा इसमें, मैंने बोला। तो जीडीपी में भी लगभग 20% करता था, ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी लगभग 20.7%। And the sector absorbed 47.8% of total workforce। जबकि इसमें कितने लोग काम करते हैं, 48% आदमी काम कर रहे हैं इस साल 2022-23। द सेकेंडरी सेक्टर, ये हो गया एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर का बात, जिसमें एग्रीकल्चर है और साथ में जो भी चीज़ें हैं, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, ये सब चीज़ें हैं, क्वारिंग होता है, पत्थर तोड़ने वाला भी वो प्राइमरी में आता है। अब प्राइमरी की बात हो गई। अब देखिए, द सेकेंडरी सेक्टर हैड 20.7% शेयर इन द ग्रॉस वैल्यू एड। सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा ठीक ठाक होता है, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है, तो काफ़ी उसमें वैल्यू एडिशन होता है। तो इसमें कह रहा है कि द सेकेंडरी सेक्टर हैड 20.7% शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन बिहार इन 21-22 एंड 25.9% शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। और रोजगार कितने परसेंट को ये दे रहा था, तो 26%, 25.9 या 26%। तो मैन्युफैक्चरिंग का बिहार में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीए में, 20 पॉइंट कुछ परसेंट है,
20.7%, जबकि ये कितने लोगों को रोजगार देता है? 25.9 या 26% ऑफ। द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर, अब हम आते हैं सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर पर। द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन बिहार वाज 58.6% इन 21-22। 21-22 में 58.6% था, और आपने देखा कि 22-23 में इसको माना गया 60%। Whereas the share of sector in employment was 26, जबकि एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में इसका शेयर था 26%। तो 26% इसका, 26.3, 26% सेकेंडरी का, और प्राइमरी का कितना हो गया? 48%। तो हो गया सीधे 26 दूनी 52 इधर और 48% एग्रीकल्चर का। तो लगभग दोनों सेकेंडरी और टर्सरी मिला के जितना रोजगार देते हैं उतना प्राइमरी देता है। लेकिन वैल्यू एडिशन की बात कहें, जीडीपी की बात कहें, तो उसका कम रहता है, इन सब का ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया, देखिए हमारा जीडीपी या नया जो उसका है जीवी है, जीवीए के बारे में, और उसमें कितना परसेंटेज शेयर किस सेक्टर का रहा, और कितना एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर रहा किस सेक्टर का, ये हमें इस पैराग्राफ में पता चला। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। द इन्फ्लेशन, तो ये सब परसेंटेज याद रखना है, ये सब फर्स्ट जो ये चैप्टर का डेटा आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है ये ओवरव्यू, ये पूरे इकोनॉमी का डेटा होता है इंपॉर्टेंट। तो उधर का नहीं भी याद रखिएगा, कम से कम इधर का याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उधर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो 1-2 याद रखना होगा, नहीं तो इस चैप्टर का तो सारा का सारा याद रखना है। फर्स्ट पेज का सारा टोटल चीज याद करना है। हाँ बिल्कुल। द इन्फ्लेशन रेट, अब आ गया महंगाई पर। इन्फ्लेशन हो गया महंगाई। अब महंगाई जिससे हम लोग सब मारे हुए हैं, द इन्फ्लेशन रेट measured as a year-on-year percentage change in the consumer price index. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है, शायद मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि प्राइस, जब हम प्राइसेस को हम जानते हैं, समझते हैं क्या कीमतें हैं, तो कीमतों को 2 स्तर पर स्टडी किया जाता है। एक जो हम लोग को दुकान में देना पड़ता है, एक इंडिविजुअल कस्टमर को जो पे करना पड़ता है, अब हम कंज्यूमर वर्ड कहेंगे क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं इकोनॉमिक्स। तो हम लोग को जो एक पे करना पड़ता है, और दूसरा जो होलसेलर्स को पे करना पड़ता है। 2 जगह का रेट हम लोग लेते हैं। एक तो जो हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए, भाई आम आदमी क्या है, अपने जरूरत के लिए बाजार में खरीदता है, उसको जरूरत हुई तो गया चावल खरीदा, जरूरत हुई गया गेहूं खरीदा या आटा खरीदा, जरूरत हुआ गया फल सब्जी खरीदा, जरूरत हुई गया कॉपी कलम किताब खरीदा, खिलौना खरीदा, कपड़ा खरीदा, जो भी चीजें खरीदा अपने इस्तेमाल के, तो वो कंज्यूमर के तौर पर उसने जो प्राइस पे किया, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस। और दूसरा कीमत होता है जो बड़े बड़े थोक व्यापारी लोग जो पे करते हैं, वो बेचने के लिए, वो थोक व्यापारी तो सप्लाई करने के लिए खरीदते हैं, तो उनके लेवल पर हम लोग एक प्राइस देखते हैं कि भाई वो लोग कितना पैसा में खरीद रहे हैं। अगर हम एक दुकान से, किताब दुकान से कॉपी जाके खरीद रहे हैं, तो वो कॉपी भी कहीं कहीं से आया होगा, खरीद के वो लाया होगा बेचने के लिए, और होलसेलर से, फिर छोटा होलसेलर लिया होगा, उससे फिर रिटेलर लिया होगा, हो सकता है उससे वो दुकानदार लिया हो, या डायरेक्टली होलसेलर से लिया हो।
तो होलसेलर्स जो होते हैं हर शहर में, वो कितना दाम उसका पे कर रहे हैं किसी चीज का, उसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस। अगर आप होलसेल में, थोक में खरीदते हैं, दो ही तरह का होता है, थोक और खुदरा, होलसेल एंड रिटेल। तो जब हम एक दो अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं तो वो कहता है रिटेल। जब हम बड़ी मात्रा में खरीदते हैं उसको आगे बेचने के लिए या जो भी है, या हो सकता है कि भाई मेरा कंपनी है, मेरा कोई ये है, काफ़ी बड़ी संख्या में मुझे उसको खरीदना है, तो उसके लिए मैं जब खरीदता हूँ जो प्राइस पे करता हूँ उसको कहते हैं होलसेल प्राइस। तो महंगाई को हम लोग इन्हीं दोनों पर नापते हैं। महंगाई का मतलब क्या है? भाई मैं गया, बोला अरे भाई एक कॉपी दीजिएगा, बोलेगा सर 50 रुपये। अरे भाई पिछली बार तो हमने लिया था तो इसका दाम 45 रुपया था, 50 रुपया हो गया, 5 रुपया बढ़ गया। मैंने क्या हुआ, मैंने जो पिछली बार कीमत दिया था और इस बार जो मैं कीमत दे रहा हूं उसमें देखा कितना महंगा मुझे पड़ा। तो जब कंज्यूमर प्राइस में बढ़ता है दाम तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। हम गए चाट खरीदने, अब देख रहे हैं अरे भाई 30 रुपया कर दिया है, 25 रुपया था पहले, अब 30 रुपया प्लेट कर दिया। क्या है? 5 रुपये जो बढ़ा, उस 5 रुपये बढ़ने को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सीपीआई, जो जनरली हर आदमी को फेस करना पड़ता है। कि गया कपड़ा खरीदने तो कपड़े का दाम बढ़ा हुआ है, साबुन खरीदने गया साबुन का दाम बढ़ा हुआ है, बिस्कुट खरीदने गया बिस्कुट का दाम बढ़ा हुआ है। तो ये जो कंज्यूमर लेवल पर जो दाम बढ़ता है इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। और यही ज़्यादा हमारे ज़्यादातर लोगों के चिंता का बात यही होता है कि अरे भाई ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई। तो उसका जो हम एक वैल्यू, महंगाई का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना परसेंटेज महंगाई हुई, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस पर हम जो इंडेक्स, एक मैंने बताया था कि 100 के उस पर एक हम परसेंटेज ले लेते हैं तो उसको इंडेक्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से जो इंडेक्स बनता है तो उसको हम कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दूसरा, जब होलसेल प्राइस पर हम महंगाई, जैसे होलसेलर है और वो जो है कल तक कॉपी मान लीजिए खरीद रहा था 30,000 का और अब उसको पड़ रहा है 35,000 या 32,000, तो उसको कितना फर्क पड़ा? 2,000। तो यानी उसको फर्क पड़ा 2 रुपए कॉपी। हमें नीचे पड़ रहा है 5 रुपए कॉपी महंगा हो गया, लेकिन उसके लिए 2 रुपए कॉपी महंगा हुआ। तो वो उसके जो ये 2 रुपया महंगा हुआ तो उसको कहेंगे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। और उस पर जो इंडेक्स तैयार करेंगे महंगाई का तो वो कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी WPI। तो महंगाई को हम दो और भी तरीके होते हैं नापने के, लेकिन सबसे जो कॉमन तरीके हैं जिससे हर आदमी को लगभग वास्ता होता है, जैसे सबसे ज़्यादा तो हमें सीपीआई से वास्ता होता है, क्योंकि हर आदमी अपनी ज़रूरत का देखता है कि भाई हमको खरीदने में कितना पड़ेगा। व्यापारी लोग को कितना महंगा पड़ रहा है उससे उसको क्या लेना देना है, वो तो हम लोग पढ़े लिखे लोग जो सिविल सर्विस वगैरह करते हैं, तैयारी या पढ़ाते हैं, उनको मतलब है। बाकियों को इससे, बाकियों के लिए महंगाई सीपीआई ही होता है, जो आम जनता के लिए जो महंगाई होती है, तो वो हो गया सीपीआई। और जो होलसेलर्स के लिए जो महंगाई होती है या होलसेल लेवल पर जो महंगाई होती है उसको कहते हैं होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, और उस पर जो इंडेक्स बनता है उसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। तो ये दो तरह की महंगाई के आंकड़े होते हैं, सीपीआई और WPI। सीपीआई हुआ एक आदमी पर जो महंगाई होता है, WPI हो गया जो व्यापारी पर जो महंगाई होती है। क्लियर हुआ ये बात? हाँ, उसे क्लियर हुआ? है क्लियर?
क्लियर हुआ ना? चलिए अब देखिए, तो अब हम लोग यहाँ महंगाई को समझेंगे। मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। हम लोग का मतलब जनरली कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से, एक आम आदमी के लिए महंगाई से होता है। यहाँ कह रहा है कि द इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड एज अ ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम लोग जो इन्फ्लेशन, महंगाई की दर निकालते हैं, अखबारों में आता है, न्यूज में आता है, वो साल दर साल, साल में चेंज कितना हुआ उसको, अब ऐसे तो रोज बदलता है, तो ऐसे नहीं, साल में हम लोग लेते हैं। पिछले साल कितना था और इस साल कितना हुआ। दूध पिछले साल कितने का बिक रहा था, इस साल कितने का बिक रहा है। किताब पिछले साल कितने का बिक रहा था, इस साल कितने का बिक रहा है। टेबल जो है पिछले साल कितने का बिक रहा था, इस साल। तो ये ईयर ऑन ईयर चेंज इन द प्राइस इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यही कहा जा रहा है द इन्फ्लेशन रेट। इसको याद रखना क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। द इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड एज अ ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज in the consumer price index CPI in Bihar was 5.5% between September 22 and September 23। यानी 2022 के सितंबर से 2023 के सितंबर में, एक साल में, इस सितंबर महीने में महंगाई कितना परसेंट बढ़ गई थी, 5.5%। द इन्फ्लेशन रेट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब यहाँ रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं कि गांव में कितनी महंगाई हुई, शहर में कितनी हुई। तो हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में हुआ 5.5%, लेकिन अर्बन एरियाज में हुआ 5.6%, 0.1% ज़्यादा रहा, क्योंकि शहरों में महंगाई थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये हो गई महंगाई के बारे में कि एक एवरेज कितना महंगाई रही बिहार में, 5.5%, 5.5%। Now, economic activities in the state have increased significantly in the recent decade। कह रहा है कि हाल के दशक में, 10 साल गुजरे हैं, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो काफ़ी बढ़ी हैं स्टेट में, यानी व्यापार वगैरह जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो काफ़ी बढ़ा है, कामकाज बढ़ा है। However, there is a significant variation in the per capita income across the districts। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखें तो अलग अलग जिलों में काफ़ी अलग अलग उसका वैल्यू, यानी नेचुरल है, हर जिले में एक जैसा तो होगा नहीं, हर जिले में एक जैसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है। कहीं किसी शहर में बहुत ज़्यादा है, किसी शहर में बहुत कम है, कहीं किसी शहर में बहुत इंडस्ट्रीज वगैरह भी होंगे, और किसी शहर में जाइए, किसी शहर नहीं, किसी जिले में जाइए तो वहाँ पता चलेगा खाली खेती बाड़ी होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये हर जिले में अलग अलग है, उसी हिसाब से वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी उस जिले का अलग अलग है। एज अप्रोक्सीमेटेड बाई द पर कैपिटा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। देखिए 2011-12 लिया हुआ है कांस्टेंट के लिए, तो इसको याद रखना। एक बार पूछा था कि कांस्टेंट प्राइस में किस साल को लिया जाता है बेस, शायद यूपीएससी में पूछा था या बीपीएससी में पूछा था, इधर ही 2-3 साल। अभी जो है कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि ये इतना हेरा फेरी किया है मोदी जो है, अभी हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे पिछले 10 साल का, तो पगला दिया है, इतना हेरा फेरी कर दिया है कि समझना मुश्किल है, पढ़ पाना मुश्किल है हम जैसे लोग के लिए भी, तो बाकी लोग तो क्या पढ़ेगा भारत में। हमको पढ़ने में इतने, क्योंकि एक उसका पहले सेट फ्रेम रहता था इस तरह से, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, ये टॉपिक, उसमें इतना, क्योंकि बहुत डीप रिपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें पूरा बताया रहता है, और उसका कुछ का कुछ नक्शा बिगाड़ दिया, कुछ लिख रहा है, कुछ कर दिया है, तो उसको समझना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है। तो आम बाकी कोई तरह का आदमी कितना पढ़ा लिखा हो,
वो क्या समझेगा उसमें, वो हम देख रहे थे, बड़ी मुश्किल आ रही थी। कांग्रेस सरकार तक जब तक आई है और उसके 1 साल बाद तक का जो इकोनॉमिक सर्वे छपा है उसमें तो डेटा समझ में आता है। उसके बाद पिछले 7-8 साल का जो है कोई हिसाब नहीं, कुछ का कुछ अनर्गल छाप दिया है सर्वे में। सभी लोग एकदम क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है, और चला जाएगा करके फिर उसको वापस सिस्टम को ठीक करना मुश्किल होगा। ये लोग यही ना पगला देता है सरकार को। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कहे जा रहा है बस चले जा रहा है वैसे। अब इस बार तो सर्वे ही नहीं निकाला, इस बार का निकाला ही नहीं। देखा कि अगर छाप देंगे तो जनता भड़क जाएगा, दिख जाएगा कि कुछ किया हुआ है नहीं, तो छापा ही नहीं है। अभी 22-23 का ही सर्वे आया है, पिछले साल का आया ही नहीं है केंद्र सरकार। और एक तो वैसे ही छाप रहा कुछ का कुछ पता नहीं चलता है क्या लिखा है, कुछ का कुछ अनर्गल खाली लिख दिया, बैठा दिया, पता नहीं किसको पैसा देके बनाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे, और वो लोग भी मजे में अपना नौकरी मिल गया, कुछ का कुछ जो बना रहा है लिख रहा है जैसा कह रहा है। तो समझना बड़ा मुश्किल है। बिहार का तो फिर भी आपका बहुत सिस्टमेटिक है, तो आसानी से आपको पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। उसको तो अपने ही समझना मुश्किल है, हम समझाएंगे क्या? तो अब इसलिए हम 10 साल पीछे गए कि वहाँ देखें, वहाँ कुछ डेटा मिलेगा तो वहाँ तक का ही मान लीजिए होगा। क्योंकि डेटा बोले ना, देखिए जो हेरा फेरी वही करेगा जिसको कोई जान जाए, डर होगा। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं किया। ये लोग जो है पता नहीं, क्योंकि देख रहा है किसी को सच्चाई पता नहीं चले, कहीं से किसी को कुछ नहीं पता चले क्या हो रहा है इकोनॉमी में, तो कुछ छापे नहीं करता है, छापता है कुछ का कुछ कहानी छाप देता है। पढ़ते रहिए कहानी, अपना बाल नोच लीजिएगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या समझ रहे हैं। जैसे बिहार का एग्जाम कॉपी सब बच्चा लोग का पढ़ना हाल करता है, क्या लिखा पता नहीं चलता है, कुछ का कुछ लिखना, जो मन में आया लिख देता है सब उस समय कॉपी भरने के लिए। खैर वही अभी चिंता में है कि कैसे आपको क्या करवाएंगे, डेटा लोग कुछ देता नहीं है। खैर तो देखिए यहाँ पर आपको कांस्टेंट प्राइसेस में लिखा है साल कौन सा, 2011-12। तो अभी जो है 2011-12 साल का प्राइसेस को यूज किया जा रहा है कांस्टेंट प्राइसेस। तो यहाँ कह रहा है पर कैपिटा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है कि किस जिले का कितना जीडीपी है भाई। जैसे स्टेट का हो गया जीएसडीपी, तो डिस्ट्रिक्ट का हो गया जीडीडीपी। यहाँ अब हर जिले का तय किया जा रहा है कि किस जिले में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ताकि उसका हम उसको उस हिसाब से उस पर कार्रवाई कर सके कि भाई आपका इतना जीडीपी कम का है इस जिले का, या इस जिले का बहुत बढ़िया है, तारीफ का बात। तो उसका भी जो है, और उसमें भी पर कैपिटा यानी एक व्यक्ति पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब जो है ये लोग आंकड़ा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं बिहार सरकार। खैर पैराग्राफ 9 देखते हैं। The overall picture that emerges from analysis of recent years' economic activities in the state as presented in Bihar Economic Survey 23-24 is encouraging, as the state has shown improvement on various socio-economic indicators। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एक राहत, खुशी वाली बात महसूस होती है, राहत मिलती है। क्योंकि कई सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी जो सामाजिक और आर्थिक चिन्ह होते हैं, सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स जो बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो सब इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, यानी सुधार हुआ है बहुत सारे आंकड़ों। These developments, coupled with various past and present policy initiatives, indicate potential for further development in the state। तो ये जो सुधार हुए हैं, विकास हुआ है बिहार में, कपल्ड विथ मतलब मिला के, उसके साथ विथ वेरियस पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पहले और अभी का जो सरकारी नीतियां हैं उनके साथ अगर उसको मिला के देखें, जो विकास और सुधार हुए हैं,
तो ये हमें बताते हैं, इंडिकेट पोटेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ये बताते हैं कि राज्य में और ज़्यादा विकास की संभावना है, और ज़्यादा विकास किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का, यानी ओवरऑल इकोनॉमी का ओवरव्यू दिया कि हाँ क्या इकोनॉमी का हालचाल है, कई चीज़ों के बारे में बताया कि हाँ ये कैसा रहा, क्या रहा। इसके बाद फिर सेक्टर वाइज या टॉपिक वाइज डिटेल में शुरू होता है। सेकंड चैप्टर है फिर देखिए स्टेट फिनेंसेस, राज्य की वित्तीय यानी पैसों की हालत, फिनेंसेस। देखिए स्टेट फिनेंसेस, पैराग्राफ 1, the state government has continuously supported economic growth and achieved other development goals with prudent management of its fiscal resources. देखिए क्या कहा जा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूअसली सपोर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ and achieved other development goals with prudent management of its fiscal resources. राज्य सरकार ने लगातार आर्थिक विकास को सपोर्ट किया है, बढ़ावा दिया है, और कई विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। कैसे? अपने संसाधनों का, फिस्कल यानी पैसों के संसाधनों का, जो पैसे इसके पास जो अवेलेबल रहे हैं उसका प्रूडेंट मैनेजमेंट करके, समझदारी के साथ उसका मैनेजमेंट करके। ठीक है, मतलब समझदारी। हाँ, प्रूडेंट मतलब होता है समझदारी, कुशलता, अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, प्रूडेंट जैसे इकोनॉमिक्स के सेंस में यूज करते हैं कि जहां जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें, जितना जरूरत है उतना ही करें, समझदारी से करें, इसको कहते हैं प्रूडेंट। तो कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जो भी इसके पास उपलब्ध रहा है पैसा, उसका अच्छे से, समझदारी से इस्तेमाल किया है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, और जो हम लक्ष्य रख रहे हैं विकास के उनको हम अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें, किया है। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड ऑफ एक्सपैंडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, the total expenditure by the state government increased by 20.1% in 22-23 over the previous year to rupees 2,31,904 crore। कहा जा रहा है, समझिएगा इस लाइन को, continuing the trend of expanding government expenditure, यानी जो ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू, उसको मतलब जो ट्रेंड को आगे ले जाते हुए, किस चीज के ट्रेंड को, ऑफ एक्सपैंडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च को और ज्यादा बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ाना मतलब सरकार जो भी काम करती है उसमें खर्च होता है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार सड़क बना रही, सरकार स्कूल बना रही, सरकार मेट्रो बना रही,
सरकार कुछ और हॉस्पिटल बना रही है, ये सब जो भी खर्च सरकार करती है उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना, तो वही कह रहा है उसको कि कंटिन्यूइंग द ट्रेंड ऑफ एक्सपैंडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्च को बढ़ाने का जो ट्रेंड चल रहा है उसी को आगे करते हुए द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बाय 20.1%। तो जो कुल खर्च हुआ है सरकार का, कुल खर्च हुआ है सरकार का, वो जो है बढ़ा है कितना, 20.1% इन 22-23 ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के बजाय 20% जो है सरकारी टोटल खर्च बढ़ा है, और कितना हो गया बढ़ के 2,31,904 करोड़। यानी बिहार सरकार का कुल खर्च जो है पिछले साल से 20.1% बढ़ के हो गया है 2,31,904 करोड़ रुपए। ये कुल खर्च है जो सरकार का हुआ। बजट में क्या होता है, कुल खर्च और कुल आमदनी का पूरा डिटेल होता है। तो कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया सरकार ने, 2,31,904 करोड़ रुपए। ये टोटल खर्च हुआ सरकार का जो इस साल 2022-23 में सरकार ने किया, और ये पिछले साल के बजाय 20% ज्यादा था। द शेयर ऑफ establishment and committed expenditure of the state government was 54.7% of total expenditure and the scheme expenditure share was 45.3%। अब देखिए, जो मैंने पहले भी आपको बजट वगैरह डिटेल में कराया था, बताया था कि खर्च कई तरह के होते हैं, ठीक है, कई तरह के कैटेगरी में बटे होते हैं कि ये खर्च है, ये खर्च है, ये खर्च है। तो यहाँ दो हिस्सों में बांट दिया है टोटल एक्सपेंडिचर को। एक तो हुआ जिसको इसने कहा इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। ये क्या हुआ समझ लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं सरकार का जो भी कुछ व्यवस्था होती है उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। जितने भी लोग सरकार के काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सरकार का ऑफिस है, किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट का, कोई भी मिनिस्ट्री का ऑफिस जो है सरकार का, उन सब को मिला के जितने लोग काम कर रहे हैं, जो ऑफिस है, उसको कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट। और कमिटेड एक्सपेंडिचर मतलब जो कमिट है, करना ही है ऐसा एक्सपेंडिचर। एक तो हुआ इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, यानी व्यवस्था को चलाने में, भाई जहां भी आप दफ्तर है तो वहां बिजली खर्च होगा, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, पानी इस्तेमाल होगा, कुछ खाना पीना इस्तेमाल होगा, टेबल कुर्सी फर्नीचर, बहुत सारा चीज। तो ये हो गया इस्टेब्लिशमेंट का खर्च। फिर दफ्तर चलाइएगा, ऑफिस चलाइएगा तो उसका खर्च लगेगा ना, ऑफिस बनाने का, ऑफिस का मेंटेन का, ऑफिस का सारा फर्नीचर और सुविधा जो भी कुछ है। और दूसरा हुआ कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो आपने कमिट किया हुआ है, वो करना ही है ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च करना ही है। ऐसा क्या खर्च होगा, सबसे पहला जितने लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी। आपके लिए काम करेगा तो सैलरी दीजिएगा ना, कि नहीं दीजिए? बिना सैलरी के आप काम पर रख लीजिएगा, नौकरी पर रख लीजिएगा। तो पहला होता है सैलरीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, संतरी से लेके मंत्री तक। फिर पेंशन, पेंशन भी देना है, जो रिटायर हो चुके हैं जिनको पेंशन मिलना है, तो ये हो गया पेंशन। फिर और जो बेनिफिट्स होते हैं,
हाउस अलाउंस, ये मेडिकल, फलान ढेकान, ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, किसी का बस का खर्चा, किसी का हवाई जहाज का खर्चा, किसी का होटल का खर्चा, जो भी कुछ तरह का खर्च, ठीक है। तो सैलरीज, पेंशन, अलाउंसेज, बेनिफिट्स, इस तरह का जितना भी कुछ सरकार जो उसको कमिटेड होता है कि देना ही है, तो ये जो टोटल खर्च हुआ यानी इस्टेब्लिशमेंट पर, व्यवस्था को चलाने का। अब आपको पता है पार्लियामेंट है, असेंबली है, चलता है तो बहुत का खर्च, डेली का कितने करोड़ का खर्च आता है, वो सब क्या है, सब इस्टेब्लिशमेंट। पार्लियामेंट है तो उसका खर्च होगा, असेंबली है, विधानसभा है तो उसका खर्च होगा। विधानसभा चलेगी, विधानसभा का भी अपना खर्च है, सैलरी तो सबको दीजिएगा 16, विधानसभा है तो उसका मेंटेनेंस है, उसका सब है, अंदर का बिजली है, पंखा, बत्ती, टेबल, कुर्सी, मेंटेनेंस, पुताई, रंगाई, सब सफाई, जितना भी उसमें तरह का खर्च है। तो इस तरह पूरे सरकार का जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्च और कमिटेड एक्सपेंडिचर में मैंने बताया, सैलरीज, पेंशन, पर्क अलाउंस, मेडिकल, टेक्निकल, जो भी चीज़ें आता है जो आपको देना ही होता है अपने एम्प्लॉयज़ को या और किसी को, वो सब आता है कमिटेड, मतलब जो कमिट है वो देना ही है, हर महीने हर दिन आपको देना है। तो ये तो एक तरह का खर्च हो गया जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है। भाई आपका विधानसभा है तो उसका खर्च होगा ही, आपका ऑफिस है, आपका मंत्रालय है, आपका सचिवालय है, जो भी है, सीएम का आवास है, राज्यपाल का आवास है, मंत्रियों का आवास है, विधायकों का आवास है, उस सब पर जो भी खर्च है, ड्राइवर, वीआईपी, सिक्योरिटी, गाड़ी, जो भी चीज है सब का खर्च। तो ये तो हो गया इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो आपको कमिट किया हुआ देना ही है खर्च। तो ये टोटल खर्च जो है, जो कि आपको जाना है, हर महीने देना है, आपका बंधा हुआ है, तो ये जो है इसका परसेंटेज शेयर रहा 54.7%, 55% रफली मान लीजिए, टू बी एग्जैक्ट 54.7% ये रहा। यानी कुल खर्च जो हुआ सरकार का 2,31,904 करोड़, उसका 55% गया किसमें, इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर में। और दूसरा जो है स्कीम एक्सपेंडिचर, यानी जो अपनी स्कीमों पर सरकार खर्च करती है, ये स्कीम वो स्कीम, उसमें जो पैसा खर्च करती है, सड़क बनाने का स्कीम, बिजली देने का स्कीम, पानी देने का, जिस तरह का भी स्कीम सरकार चलाती है, स्कॉलरशिप का, इसका उसका, तो जितनी भी योजनाओं पर सरकार खर्च करती है वो खर्च कितना परसेंट हुआ, 45% रफली, एग्जैक्टली 45.3%। तो ये जो स्कीम में जो खर्च होता है ये यूजफुल खर्च होता है, मतलब लोगों को इससे डायरेक्टली फायदा मिलता है, लोगों को इससे डायरेक्टली फायदा मिलता है कि भाई ये स्कीम में इतना पैसा खर्च कर रहा है, सड़क बना रहा है तो सड़क बन गया हमारे लिए, स्कूल बना रहा है स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बना रहा है हॉस्पिटल बन गया, कहीं डॉक्टर को बढ़ा रहा है संख्या तो वो हमारा सुविधा हो गया, हॉस्पिटल का सुधार कर रहा है वो हमारा फायदा हो, एयरपोर्ट सुधार करवा रहा है या बनवा रहा है वो हमारा फायदा, बसों में फ्री पास दे रहा है वो पब्लिक का फायदा हो। तो जितने भी ये स्कीम में खर्च किए जाते हैं इनसे तो डायरेक्टली पब्लिक को फायदा हो। जो इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर है उससे डायरेक्टली पब्लिक को कोई फायदा नहीं। तुम आईएएस अधिकारियों को तनख्वाह दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो उससे हमें डायरेक्टली क्या फायदा है, हम तो कहते हैं सब पैसा डूब रहा है, कुछ काम धाम करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, काम वो करते हैं तभी आपकी सरकार चल रही है, तभी आपकी व्यवस्था चल रही है, ट्रैफिक वाले सड़क मेंटेन कर रहे हैं, हर जगह ट्रैफिक मेंटेन हो रहा है, तभी आप टाइमली सड़क पर चल पा रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा जाम लग जाएगा 24 घंटा, कहीं हिल नहीं पाइएगा। अभी हम परसों संयोग से फंस गए, जाना था कंकड़बाग कुछ काम से, मेन रोड, हाँ कपड़ा ले, तो यहाँ से हम 1.5 घंटा 1.25 घंटा हमको लगा कंकड़बाग,
आने में हमको मात्र उधर से 10 मिनट लगा, जाने में लगा 1.25 घंटा, क्योंकि हिलते हिलते पहुँचे हैं। पूरा जाम यहाँ से कंकड़बाग 8 किलोमीटर, और इस साइड का रोड जाम था और उधर का रोड बिल्कुल फ्री। आए हैं 10 मिनट में आ गए, जाने में हमको लग गया 1.25 घंटा। तो ट्रैफिक नहीं मेंटेन, कहीं कोई घुसा दिया बस लंबा जाम लग गया, इधर से भी आ जाएगा उधर से भी, अब हिलने को तैयार नहीं कोई, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं। तो सरकारी ऐसे लोग, कहना एक होता है कि भाई बहुत ज़्यादा खाली आप तनख्वाह दे रहे हैं, लोग काम वाम करते नहीं है सरकारी, तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, वो पैसा डूब रहा है खाली, ऐसा बहुत लोग मानते। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है, अगर सरकार अच्छे से काम करेगी तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। काम नहीं करते हैं, पहले जैसा रवैया था तो भाई वो सब जैसे टीचर थे, काम पढ़ाते उढ़ाते थे नहीं, खाली सैलरी उठा रहे थे, तो पैसा डूब ही रहा था। सरकार का खर्च तो कर रही थी, दे रही थी, पैसा का हो क्या रहा था, जेब खाली भरा रहा था सब। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग ही नहीं रहेंगे। लोगों को नौकरी पर रखिएगा, सैलरी नहीं दीजिएगा तो काम कहाँ से करें। ठीक है, तो टीचर्स को भी देखिए सैलरी मिल रहा है तो काम कर रहे हैं ठीक से मन लगा के, मुश्किल जितना भी हो रहा है सह रहे हैं बेचारे, गर्मी में हालत ख़राब, इतना मुझे दया लगती है कि, लेकिन क्या कहें, व्यवस्था ऐसी है कि हेडमास्टर वगैरह भी दम उजड़ रहे हैं, सब कुछ जानते नहीं हैं कि अरे भाई व्यवस्था ठीक कीजिए, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा खराब है तो आप मंगाइए पंखा, नया पंखा लगाइए, टीचर बच्चे बैठेंगे कैसे, पढ़ाई लिखाई होगा गर्मी, लाइट रहता नहीं है, आप कितना पैसा कुछ चीज़ में खर्च कर लीजिए और व्यवस्था है ही नहीं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, मन क्या उनका लगेगा पढ़ने में, टीचर क्या पढ़ाएगा गर्मी में, ऐसी गर्मी है। बाकी आप इधर उधर बहुत खर्च कर लीजिए, तो इस हेडमास्टर सब अनपढ़ सब, तो समझदारी नहीं है उसको, खाली पैसा रखे रहेगा जैसे तैसे, घोटाला नहीं करने को मिल रहा है तो पैसा दबा के बैठा रहेगा खाली। अरे भाई व्यवस्था ठीक कीजिए स्कूल का, क्लासरूम सब सुधार करवाइए, पंखा बत्ती बिजली सब ठीक करवाइए, लेकिन अब अलग सोच है सबकी, क्या कहें किसको। टीचर सब बेचारे गर्मी में परेशान हैं, एक एक क्लासरूम में बच्चे इतने बढ़ गए, एडमिशन बढ़ाना है, बच्चों का एडमिशन लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चे भर जा रहे हैं गर्मी, और पंखा है ही नहीं, चलता नहीं, लाइट रहता नहीं, तो बच्चा ही परेशान और टीचर ही परेशान। तो कहने का मतलब है कि ये जो खर्च होता है सरकार का, दो तरह का हम उसको मोटे तौर पर बांटते थे। पहले इसको कहते थे हम लोग प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे, मैंने चर्चा किया था, अभी आपको एग्जाम में भी आया था। प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान इसको पहले बोलते थे। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब किसी तरह का प्लान पर खर्च होता था, जिसको आज हम कह रहे हैं स्कीम एक्सपेंडिचर। अभी जो आपने पढ़ा स्कीम, कि किसी तरह का प्लानिंग में खर्च हो रहा है, किसी तरह का विकास का कार्य में खर्च हो रहा है, कोई स्कीम लागू किया जा रहा है उस पर खर्च हो रहा है। और दूसरा होता था नॉन प्लान, जो प्लान नहीं है वो आपको करना ही है, जैसे यही जो मैंने आपको बताया इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड, वो देना ही है, हर साल वो देना ही है, जितने लोग नौकरी पर हैं उनको सैलरी देना ही है, जो पेंशन है पेंशन देना है, मेडिकल है मेडिकल देना है, और जो भी अलाउंस है, हाउसिंग का किराया भत्ता जो भी कुछ है वो देना ही है, उसमें कुछ आप नहीं कर सकते। जितने अधिकारी हैं, जज हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, चपरासी है, सेक्शन, जितने लोग हैं जिस विभाग में, सबको आपको वो देना ही देना है, उसमें कोई सोच विचार नहीं। तो वो हो गया नॉन प्लान, पहले उसको कहते थे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उसको आज हम कह रहे हैं क्या, क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो वो सब शब्द खत्म हो गया, तो अब उसको क्या हम कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जो प्लान था उसको कह रहे हैं स्कीम एक्सपेंडिचर, और जो नॉन प्लान था उसको कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो वो हमारे यहाँ लगभग 55% है एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, और स्कीम एक्सपेंडिचर जो है लगभग 45.3%, रफली 45%। तो ये ठीक ट्रेंड दिखा रहा है, अगर आप अपने खर्च का आधा लगभग स्कीमों पर खर्च कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए था। आधा से ज़्यादा आपको सैलरी पर ही जा रहा है, ये जो है थोड़ा ज़्यादा है। नंबर 2, आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, स्टेट्स फिनेंस, पैसों के बारे में। तो यहाँ पैसा क्या होता है, कुछ आता है कुछ जाता है। तो इसी आने जाने का हमको पढ़ना है कि कितना आ रहा है यानी आमदनी सरकार को कितना हो रहा है, और कितना जा रहा है यानी कितना खर्च सरकार कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रही है। तो इसमें हम यही देखेंगे सरकार का इनकम कहाँ कहाँ से कितना कितना हुआ और खर्च कहाँ कहाँ कितना कितना। नंबर 2, आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 22-23, the revenue expenditure share was 79.3% and capital expenditure share was 20.7%. अब ये जो खर्च होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये सब हम आपको पहले कराए थे, इसलिए पिछली बार बजट में समझाए थे सब बेसिक्स इन सब का, अकाउंटिंग का, बजट का बेसिक जो होता है। इसको बिना टेबल के समझाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं जो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी जो हमारी इनकम हुई उसमें से हम कितना एक्सपेंडिचर किए उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्च देखिए बहुत तरह से किया जाता है। खर्च जो हमारे पैसे आए उससे भी खर्च होता है, जो हमने उधार कहीं से लिया उससे भी खर्च होता है, जो हमको कहीं से ब्याज वाज मिला उससे भी खर्च होता है। खर्च कहाँ से, उसका सोर्स पैसा का कहाँ से आ रहा है या कहाँ खर्च जा रहा है, तो इनके आधार पर हम उनको अलग अलग बांटते हैं। तो जो रेवेन्यू कहते हैं इनकम को बताया था, तो जो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर हुआ उसको हमने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि कितना रहा 79.3%। ये सब इतना नहीं पूछेगा लेकिन समझ लीजिए, समझना जरूरी है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर वाज 20.7। जो कैपिटल पर एक्सपेंडिचर होता है यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कैपिटल बनाया गया या खरीदा गया। कैपिटल क्लियर है, तो कैपिटल पर कितना खर्च किया गया यानी पूंजी पर कितना खर्च किया गया। कहीं होटल बनाने में खर्च हुआ, कोई मेट्रो खरीदने में खर्च हुआ, कोई मशीन खरीदने में खर्च हुआ, कहीं कोई बिल्डिंग बनाने में खर्च हुआ, ऑफिस बनाने में खर्च हुआ। ये सब खर्च हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल बना जिससे कैपिटल पर खर्च किया गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 20.7%, यानी टोटल एक्सपेंडिचर का 20% कैपिटल बनाने पर खर्च किया गया, और उसका 80% खर्च कहाँ से आया पैसा, रेवेन्यू में से आया। The state government's capital expenditure increased by 41.4% over previous year। यानी पिछले साल जितना खर्च किया था कैपिटल बनाने पर, देखिए हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, अभी ऊपर आपने पढ़ा था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी डेवलपमेंट बढ़ेगा। इकोनॉमी की बात कहें अगर, तो आपको अगर चाहते हैं डेवलपमेंट तो उसके लिए नई सड़कें बनानी होंगी, नई सड़कें बनेंगी तभी, अच्छी सड़कें बनेंगी तभी तेजी से सामान आएगा जाएगा, तो आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा। सड़कें टूटी फूटी रहेंगी, सड़कें नहीं रहेंगी तो ना गाड़ियां आएंगी जाएंगी और ना आपका कामकाज होगा तेजी से, तो इकोनॉमिक आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जितना सड़कें बनेंगी, रेलवेज बनेंगी, नए रेलवेज, नए रेल आएंगे, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नए मेट्रो बनेंगे, नए हॉस्पिटल बनेंगे, नए फैक्ट्री लगेंगे, नए होटल बनेंगे,
तो उतना ही डेवलपमेंट, नए स्कूल बनेंगे तो आपका उतना जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो डेवलपमेंट हमें पढ़ चुके हैं सब बातें कि डेवलपमेंट आपको बढ़ाना है तो आपको कैपिटल बनाना होगा, वो चाहे फिजिकल कैपिटल हो या ह्यूमन कैपिटल। खाली ह्यूमन कैपिटल से थोड़े हो जाएगा, डॉक्टर पढ़ाते जाइए और हॉस्पिटल है ये नहीं है देश में, तो काम कहाँ करेंगे डॉक्टर? आप डॉक्टर तैयार करते जाइए पढ़ा लिखा के और हॉस्पिटल नहीं बनाइए तो डॉक्टर कहाँ काम करेंगे, कहाँ इलाज करेंगे? इंजीनियर आप बनाते जाइए और इंजीनियरिंग कंपनी है ही नहीं तो काम कहाँ करेंगे इंजीनियर? तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल भी होना जरूरी है और फिजिकल कैपिटल भी बनना जरूरी है। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब हुआ क्या, जो हम बताए थे आपको, देख सकते हैं, महसूस कर छू सकते हैं, रोड, रेलवे, मेट्रो, बिल्डिंग, पुल, ठीक है, कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो हम देख सकते हैं उसको फिजिकल कैपिटल बोला। जो आदमी को हमने डेवलप किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आदमियों को ट्रेन करके तैयार किया, ग्रेजुएट्स को, डिग्री होल्डर्स को हमने तैयार किया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, स्किल्ड कारपेंटर बनाया, प्लम्बर बनाया, लॉयर बनाया, तो बिजनेसमैन बनाया, इन सब को जो है तो ये हुआ ह्यूमन कैपिटल। तो दो तरह का कैपिटल आप पढ़ चुके हैं, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इन सब को हम बनाने में खर्च होता है, तो उसको हम जब बन जाते हैं ये तो कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। एक सड़क बन के तैयार हो गई तो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, एक ब्रिज बन के तैयार हो गया कैपिटल फॉर्मेशन, मेट्रो बन के तैयार हो कैपिटल फॉर्मेशन, स्कूल बन गया कैपिटल, हॉस्पिटल बन गया कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, नया ऑफिस बन गया कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो कहा जा रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन पर जो खर्च हुआ वो पिछले साल से इस साल 41.4% बढ़ा, यानी हमने 41% ज्यादा खर्च किया पिछले साल के मुकाबले कैपिटल फॉर्मेशन पर। तो वही कहा जा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर increased by 41.4% over previous year to rupees 47,928 crore in 22-23, यानी रफली आप कहिए 48,000 करोड़, 900 कुछ है, हमने 48,000 मान लिए, 48,000 करोड़ हमने कैपिटल फॉर्मेशन पर खर्च किया। देख लीजिए सीधा सीधा टोटल हमारा कितना था, टोटल खर्च था 2,31,000, 2,32,000 करोड़, यानी रफली उसको अगर आप मान लीजिए 2,40,000, 2,40,000 करोड़, उसका रफली 20% हो गया 48,000 करोड़, 20%। तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 20.7%, सीधे सीधे आ गया हिसाब। 2,40,000 करोड़ टोटल खर्च, कैपिटल पर खर्च हुआ कितना 48,000 करोड़, यानी 20%, रफली 20। The expenditure from the revenue account of the state government increased by 15.5% over the previous year to rupees इतना 1,83,976 करोड़ इन। अब मैंने बताया थे आपको कि अकाउंट भी अलग अलग होता है सरकार का, कहाँ से पैसा आ रहा है उसके हिसाब से। जो अपने इनकम, अपनी कमाई से पैसा आ रहा है उसको कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट। जो अपने, जैसे इसका टैक्स, सरकार को पैसा आ रहा है, टैक्स से आ रहा है तो उसको कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट, और उसमें जो खर्च करते हैं उस पैसे से तो उसको कहते हैं रेवेन्यू। जो अभी ऊपर पढ़ा था आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपने अभी पढ़ा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा 79.3, रफली 80%। अगर आप रफली रखें तो 80% जो हमने खर्च किया वो किससे किया, जो है रेवेन्यू अकाउंट से किया, और 20% जो किया वो कहाँ से किया, कैपिटल अकाउंट से किया। जैसे सरकार का जो पैसा आता है तो अलग अलग उसके कई तरह के खाते होते हैं, तो जो डेली इनकम और डेली खर्च के पैसे आते हैं, जैसे हमारा करेंट अकाउंट होता है, चालू खाता, वैसे सरकार का होता है रेवेन्यू अकाउंट, जिसमें जो इनकम हो रहा है वो आ रहा है, जो खर्च हो रहा है जनरल वो जा रहा है।
तो जो इनकम हो रहा है उसको रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू कहते हैं, और जो खर्च हो रहा है उससे वो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और यहाँ टर्म आएगा, आगे शायद आएगा या बता ही देते हैं। तो सरकार का जो एक्चुअली इनकम होता है वो कैश के रूप में नहीं, मतलब कैश तो होता है जमा खजाने में, उसका रसीद होता है जमा, इतना पैसा जमा हो, इतना पैसा आया, तो वो जो रसीद उसको कहते हैं रिसीट, उसको कहते हैं रिसीट। तो सरकार का इनकम को हम रिसीट के रूप में जमा करते हैं, उसकी रसीद जमा होती है, इतना पैसा आया यहाँ से, वो रसीद हो गया, उतना पैसा जुड़ गया, और पैसा आया कहीं से, उसका रसीद, इतना पैसा जमा हुआ, तो वो रसीदों को हम जोड़ते हैं कि कितना रिसीट हुआ, कितना, तो उसको हम कहते हैं रिसीट्स, इनकम हुआ रिसीट्स के रूप में। और जो खर्च हुआ उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो जो बजट है, लेन देन, आमदनी खर्च का हिसाब किताब, यानी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो होता है, इनकम को रेवेन्यू कहते हैं, लेकिन वो किसके माध्यम से होता है, रसीदों के माध्यम से, रिसीट्स, तो इसलिए हम उनको रिसीट कहते हैं। तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, तो जो रेवेन्यू से जो भी पैसा आता है, टैक्स से आया, तो उसको जमा हुआ, तो उसको क्या बोले, रेवेन्यू रिसीट। जो कैपिटल अकाउंट में पैसा आया, कहीं से हमने लोन लिया, कोई होटल बनाने के लिए, कोई ऑफिस बनाने के लिए, कोई रेलवे बनाने के लिए, मान लीजिए हमने वर्ल्ड बैंक से 1000 करोड़ का लोन लिया पटना की मेट्रो बनाने के, तो वो पैसा आएगा और कहाँ जमा होगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल के लिए ही लिया गया है, उससे दूसरा खर्च, ऐसा नहीं मेरा पैसा कहीं खर्च करूं, ऐसा नहीं कर सकती है सरकार। सरकार का पैसे का लेन देन बड़ा सिस्टमैटिक होता है, जब तक लोग ठीक से काम करें, डकैती नहीं करें, जैसे हो रहा है कुछ लोग करते हैं, तो डकैती है, वो पैसा का हेरा फेर इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन जो तरीका है कि जहां जिसके लिए जो पैसा आया है वो वहीं जमा होगा, और वहीं जिसके लिए काम के लिए है उसी काम में खर्च होगा। तो जैसे आपने वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लिया पटना मेट्रो के लिए 1000 या 10,000 करोड़, तो वो 10,000 करोड़ जाके जमा होगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिसीट उसका हमको मिलेगा 10,000 करोड़ का, वो जमा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। फिर हम मेट्रो के लिए जो खर्च करेंगे तो वो उससे पैसा निकलेगा, उसी अकाउंट में, नहीं कहीं से पैसा निकालना नहीं, वो उसी अकाउंट से पैसा निकलेगा, और उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए अभी जरूरत है 1000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ निकाला जाएगा, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 1000 करोड़। आम जिंदगी का कामकाज है, जैसे कि सड़क का मेंटेनेंस है, सैलरी देना है, देना है, तो वो आएगा रेवेन्यू अकाउंट से, तो उसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आएगा पैसा उधर से तो वो जाएगा रेवेन्यू रिसीट में, रेवेन्यू अकाउंट। तो इस तरह है, अलग अलग अकाउंट होता है कई तरह का, ये सब हम आपको शुरू में बताए थे डिटेल में, देखिएगा अपना नोट्स में उलट पलट के सब लिखाया हुआ है। बजट का भी एक्सप्लेनेशन आपको सारा चीज का दिए थे डिटेल में, वो सब हम डेफिनेशन सब चीज आपको लिखाया हुआ। वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, आपको एक बार का लिखा हुआ है, आसानी से उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको बोले थे आपको कि उलटिए पलटिएगा, पूरा डिटेल में आपको हम कराए थे। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि कितना हुआ इस बार 80%, खर्च जो हुआ, टोटल खर्च जो हुआ कितना, 2,31,904 करोड़, उसका 80% रफली खर्च हुआ कहाँ से, रेवेन्यू अकाउंट से, और 20% खर्च कहाँ से हुआ, कैपिटल अकाउंट से। तो ये जो रेवेन्यू अकाउंट से खर्च हुआ, ये पिछले साल से देखिए कितना है, इंक्रीज्ड बाई 15.5% over the previous year to rupees 1,83,976 करोड़, 1,83,976 करोड़ रुपए रेवेन्यू अकाउंट से खर्च हुआ 2022-23 में, जो पिछले साल से 15.5% ज्यादा था।
तो इस तरह हमने देखा, हम देख रहे हैं कि खर्च कहाँ कहाँ से कैसे हो रहा है सरकार का। पहले हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सरकार का, रफली 2,32,000 करोड़। और ये जो है पिछले साल से 20% बढ़ा था ये खर्च, जो टोटल एक्सपेंडिचर था। इसमें कितना कितना था, इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर था 55% और स्कीम एक्सपेंडिचर था 45%। अभी जो टोटल खर्च हुआ इसका जो है 80% हुआ, वो कहाँ से पैसा खर्च किया गया है, रेवेन्यू अकाउंट से। और 20% पैसा कहाँ से खर्च किया गया, कैपिटल अकाउंट से। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट से जो खर्च किया गया, ये पिछले साल के मुकाबले इस बार 41% ज्यादा खर्च किया गया, यानी ज्यादा डेवलपमेंट के काम हुए, ज्यादा नई नई चीजें बनी। और जो रेवेन्यू अकाउंट से खर्च किया वो पिछले साल से 15% ज्यादा था। इस बार हुआ 1,84,000 करोड़। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 3। देखिए ये सब जानना समझना जरूरी है पढ़े लिखे लोगों, आप लोग सिविल सर्विसेज में, जो कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है, तब ना समझिएगा सरकार कैसे काम कर रही है, कहाँ कितना खर्च कर रही है, किस सेक्टर में खर्च कर रही है, किस पर खर्च कर रही है, कहाँ से इनकम आ रहा है। तब सरकार को समझिएगा कि पैसा सरकार लोगों का, पैसा जनता का है, कि पैसा नीतीश कुमार का थोड़े है, या मोदी जो खर्चा कर रहा है उसका पैसा थोड़े है, ये जनता का है। सरकार का मतलब जनता का पैसा है, वो टैक्स के रूप में जनता से वसूला जा रहा है। क्यों, ताकि वो लोगों के लिए जो है, जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, वो सब बना सकें, क्रिएट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, ताकि एक अच्छा हम व्यवस्था, एक अच्छा देश, एक अच्छा राज्य चला सकें। तो ये जनता का पैसा है जो जनता से टैक्स के रूप में लिया जा रहा है और उन्हीं पर खर्च किया जाएगा। तो ये किसी का, एक आदमी का पैसा नहीं है, इसलिए वो कैसे पैसा सही से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं और उस पैसे का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये सब देखरेख करना जो है, यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का काम है और अधिकारियों का काम है देखरेख करना जनता के पैसे की हिफाजत। तो इसको समझना जरूरी है, इसीलिए आपको ये सब पढ़ना है। देखिए, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑन सोशल सर्विसेज। अब देखिए एक और अच्छी बात कही जा रही है कि सरकार का जो रेवेन्यू अकाउंट से जो खर्च हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है, सोशल सर्विसेज पर, सामाजिक सेवाओं पर, जो समाज में सेवाएं सरकार देती है। क्या, अच्छा देखेंगे 48 कितना कर रही है, 48% इन 22-23, यानी जितना रेवेन्यू अकाउंट से खर्च हो रहा है उसका लगभग 50% रफली 48% है, उसको रख लिया। तो आधा हिस्सा लगता है उसका टोटल पैसा का वो सोशल सर्विसेज पर। सोशल सर्विसेज क्या हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, सिक्योरिटी और सपोर्ट, तरह तरह का वीकर सेक्शन, ये सब जो है सोशल सर्विसेज हो गया। तो इन पर खर्च कर रही है लगभग आधा, 48%। द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 16% ओवर द प्रीवियस, पहले साल से 16% ज़्यादा था। ये सब इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट स्पेंट रुपीज 39,598 करोड़, यानी 40,000 करोड़ ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, जो इकोनॉमिक सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है। देखिए अब उसमें देखिएगा, मैंने आपको सब टेबल वगैरह सब दिया था, बनाया था या दिया था, कि अब सर्विसेज होती हैं, कितने तरह की सर्विसेज होती हैं, कौन कौन सी सर्विस उसमें आती है, सब आपका दिया हुआ है, या होगा तो हम भेज देंगे फिर से, या तो आपको कॉपी में लिखाया होगा, बहुत कुछ, बहुत डिटेल में हमने कराया था, इसीलिए। अब जो खर्च हो रहा है सोशल सर्विसेज पर, तो उसमें सोशल सर्विसेज में किस किस तरह की सर्विसेज हैं, उस पर कितना हो रहा है देखिए।
कह रहा है कि द स्पेंट ₹40,000 करोड़ ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, जो आर्थिक रूप से यानी कि जो पैसे का मदद वगैरह किया जाता है वो इकोनॉमिक सर्विसेज होगी, कि जैसे आपको मेडिकल के लिए खर्च दे रहा है, या कोई दुर्घटना हो गया उसके लिए कुछ दे रहा है पैसा, या और किसी तरह से जो पैसे, इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब जो पैसे के रूप में खर्च दिया जा रहा है। एंड ठीक है, तो ये हो गया 40,000 एंड ₹56,000 करोड़ ऑन जनरल सर्विसेज, और जो सामान्य जो सेवाएं हैं सब, जो सिस्टम बनाया हॉस्पिटल बनाने में वो बनाने, तो जनरल सर्विसेज पर जो खर्च हुआ वो हुआ 56,000, यानी उधर हुआ 40,000 करोड़ और 56, टोटल आपका हुआ 88,000 करोड़ के लगभग। तो 56 इधर 40 उधर। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन दीज कैटेगरीज वाज 15.9% एंड 14.5%। तो ये कितना बढ़े थे, पहले से कितना ज़्यादा किए गए थे, पिछले साल से 16% और 14.5%। इतना वो ये सब फिगर का उतना ज़रूरत नहीं है याद रखना, खाली एक बार सुन लीजिए समझ लीजिए। तो ये देखिए, अब यहाँ तक खर्च का हमने हिसाब किताब डिटेल में दे दिया, कितना सरकार ने खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। अब हम देखेंगे इनकम, रेवेन्यू, और रेवेन्यू को किसके क्या नाम देते हैं, रिसीट, रिसीट्स के रूप में, क्योंकि रसीद के पैसा कैश जमा होता है उसका रसीद जमा होता है। द टोटल रिसीट इन द रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट of the state government in 22-23 was ₹1,72,688 crore and ₹48,325 crore respectively। कहा जा रहा है टोटल जो जमा हुआ पैसा, रसीद जमा हुआ, रिसीट रेवेन्यू अकाउंट में, यानी अपना जो इनकम से हुआ वो कितना हुआ, 1,72,000 करोड़ रफली मान सकते हैं, 1,72,000 करोड़। और कैपिटल अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ वो कितना हुआ, 48,000 करोड़। टोटल बोरोइंग्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 2022-23 वाज ₹48,284 करोड़। देखिए टोटल उधार कितना लिया सरकार ने, देखिए जितना कैपिटल अकाउंट में पैसा गया लगता है सब उधारी का ही पैसा है। 48,000 उधर था 325 करोड़, और इधर उधार लिया सरकार ने 48,284 करोड़। तो लगभग सब पैसा जो कैपिटल अकाउंट में गया वो उधार से ही लिया है। विच वॉज मेनली यूज्ड टू फंड द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैपिटल आउटले। कहा जा रहा है कि जो कैपिटल रिसीट यानी जो इतना उधार लिया गया पैसा, उसको जो हम लोग कैपिटल पर इतना ज़्यादा खर्च करना था, आउटले था, यानी उसको इतना खर्च के लिए बनाए थे, उस पर उसको इस्तेमाल किया। यानी उधार जो लिया है बेसिकली, उससे हम लोग नया नया तरह का कैपिटल बनाए, कहीं सड़क बना, कहीं हॉस्पिटल बना, कहीं कॉलेज बना, कहीं स्कूल बना, कहीं मेट्रो बन रहा है। तो उधार लेके इन सब पर सरकार ने खर्च किया है। द आउटस्टैंड यानी उधार लिया जितना लगभग उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ सरकार का। देखिए ना आप, द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज ₹2,93,307 करोड़ एट द एंड ऑफ, यानी कितना कर्जा बाकी है सरकार का। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी है, डेट मतलब कर्ज, जो सरकार पर साल 2022-23 खत्म होते समय कितना कर्ज था सरकार पर, कुल 2,93,000 करोड़, यानी रफली कहिए 3 लाख करोड़ का कर्ज बिहार सरकार पर। द गवर्नमेंट रिपेड ₹14,351 करोड़ ऑफ इट्स पब्लिक डेट। तो अपना जो कर्ज जो सरकार का था अब तक का, पब्लिक डेट यानी सरकार का जो कर्ज था, उसमें कितना पैसा चुकाया इस साल में, 14,351 करोड़ पैसा लौटाया। एंड द इंटरेस्ट पेमेंट वाज ₹15,184। और ब्याज कितना, क्योंकि एक तो होता है जो आपने कर्ज लिया मूल प्रिंसिपल, और उस पर ब्याज कितना आपको देना पड़ रहा है, वो हुआ इंटरेस्ट। आप जब पैसा कर्ज लेते हैं तो आपको दोनों चीज देना होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट।
दोनों चीज़, क्योंकि आपको उधार दिया उतना पैसा तो लौटाए, साथ में उस पर जो ब्याज लगेगा वो भी देना होगा। तो यहाँ देखिए सरकार ने इस साल में कर्ज कितना पैसा लौटाया, 14,000 करोड़, और ब्याज उसका कितना दिया, 15,000। तो बताइए, ब्याज ज़्यादा 15,000 करोड़ दे रहा है, कर्ज कम चुका है। ठीक है, कर्ज तो है कि उस पर कुछ होना नहीं धीरे धीरे, लेकिन ब्याज देते जाएंगे तभी घटेगा और कर्ज भी चुकेगा, तो दोनों मैनेज किया है। ब्याज लौटाया 15,000 करोड़ और कर्ज जो मूल प्रिंसिपल अमाउंट था वो लौटाया उसमें से 14,351 करोड़। तब देखिए नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5, इसको करा के छोड़ दो। पैराग्राफ 5 है, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड ग्रांट्स इन एड आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिसीट इन द रेवेन्यू अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसा आता है, सरकार का जो इनकम होता है, जो पैसा आता है, वो कहाँ कहाँ से आता है उसमें? एक तो है रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, जो टैक्स से जो हमें पैसा है, एक तो वो हो गया। दूसरा एंड ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड जो हमें केंद्र सरकार से ग्रांट पैसा मिलता है, फंड मिलता है, उसको कहते हैं ग्रांट इन एड। अभी इतना समझ, जो केंद्र सरकार से हमें कुछ फंड मिलता है उसको कहते हैं ग्रांट इन एड। तो यही दोनों जो है मेनली होते हैं रेवेन्यू में। एक तो हुआ जो टैक्स से पैसा आया, दूसरा आया जो केंद्र सरकार से पैसा आया। तो वही कहा जा रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड ग्रांट्स इन एड आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिसीट। रिसीट मतलब इनकम, रेवेन्यू, रिसीट इन द रेवेन्यू अकाउंट with a share of 80.8% and 16.8% respectively। यानी 80% जो हमारा टोटल पैसा आया हमारे पास वो हमारे टैक्स से आया, और 17% लगभग वो आया केंद्र सरकार से हमको पैसा। द नॉन टैक्स रेवेन्यू हैज अ रिलेटिवली स्मॉलर शेयर इन टोटल। और जो हमारा टैक्स के अलावा जो हमारा अपना रेवेन्यू हुआ वो उसका परसेंटेज काफी कम रहा। ठीक है, टैक्स से ही हमारा मेजर होता है 81%। देखिए 81 इधर हो गया, 17 उधर हो गया, 98 हो गया, 2% बचा मात्र। तो 2% जो हमारा था, जो नॉन टैक्स एंड टैक्स के अलावा जो सरकार की, जैसे जहाँ तहाँ फाइन लगता है, हम लोग चालान भरते हैं, चालान ये सब जाता है सरकार को पैसा, या फाइन होता है, तरह तरह का पेनाल्टी लगता है, फाइन होता है, चालान होता है, इस तरह का जो पैसा होता है, तो ये सब जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा रहता है, 2% मात्र सरकार को उससे पैसा मिलता है। पैराग्राफ 6 देखिए, द रिसीट फ्रॉम, इनकम है उसका रसीद होता है ना, रसीद, तो बस रसीद उसको कहा जाता है, कितना रसीद उसको मिला। हाँ रेवेन्यू ही है, कह नहीं सकते, रेवेन्यू ही है। लेकिन भाई आप कहेंगे कि मेरे पास पैसा है, तो पैसा किस रूप में होता है? नोट के रूप में होता है ना। तो उसी तरह जो इनकम है, आप कैसे दिखाई इनकम हुआ इतना, तो उसकी रसीद जमा होती कि हाँ भाई यहाँ से, प्रूफ क्या होता है? रसीद। तो वही है रिसीट, हम उसको कहते हैं। हाँ, तो देखिए, रिसीट फ्रॉम द स्टेट्स ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वाज ₹48,000 करोड़ इन 22। अब सरकार को अपना डायरेक्टली जो अपना टैक्स से जो इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ, रिसीट हुआ, वो था 48,000 करोड़। यानी टैक्स भी आप जानते हैं, कुछ अपना डायरेक्ट होता है, कुछ सरकार, केंद्र सरकार जमा करता है, देता है, इस तरह से कई सोर्सेज से आता है टैक्स। तो अपना बिहार सरकार डायरेक्टली जो कलेक्ट की टैक्स, उसका रिसीट टोटल था 48,153 करोड़, जिसमें कि 44,000 करोड़ था टैक्स रेवेन्यू, 4,000 करोड़ था वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा फाइन, चालान, ये सब जो भी चीजें हैं। आउट ऑफ द ये सब बस एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, याद करना फिगर जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए क्या कैसे हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब सरकार की जो कमाई हुई, जो रिसीट आई, रेवेन्यू आई अपना टैक्स से,
वो टोटल था 48,000 करोड़ रफली, जिसमें कि 44,000 करोड़ टैक्स से था और 4,000 करोड़ बाकी दूसरी चीजों से था। आउट ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ ₹44,018 करोड़ कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ₹23,243 करोड़ वॉज कलेक्टेड एज SGST। तो जो टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ 48,000 करोड़, उसमें 23,000 करोड़ जो था वो SGST यानी GST से मिला, स्टेट GST जो आप देखते हैं, तो GST का कभी बिल देखिएगा तो GST भी होता है, एक होता है स्टेट को आता है SGST, एक होता है सेंटर सी और एक होता है IGST, इंटीग्रल GST। 3 तरह का GST लगता है, सब मिला के हम GST कहते हैं। क्या होता है सर? आई होता है इंटीग्रल GST। खैर उसमें सबको बढ़ता है, सभी राज्यों का, कई राज्यों का बढ़ता है। सेंटर हुआ जो सेंटर को जाएगा, स्टेट हुआ जो हमको आया, और IGST होता है जिसमें कई राज्यों को बढ़ता है, जिसका जिसका उसमें था हिस्सा। तो ये जो है कह रहा है कि 48,000 करोड़ जो 44,000 करोड़ जो आया सरकार को अपने टैक्स से, उसमें 23,000 करोड़ जो था वो SGST से कलेक्ट हुआ था, स्टेट का GST से, यानी GST से अपना राज्य को आया था। 7. The total expenditure on salaries and pensions by the state government increased by 9.9% in 22-23 to ₹47,924 करोड़। यानी जो सैलरी और पेंशन पर जो खर्च होता है सरकार का, वो जो है टोटल कितना था, लगभग 48,000 करोड़, जो कि पिछले साल से लगभग 10% ज़्यादा था। रफ हम आइडिया आपको दे रहे हैं 10%। तो ये क्योंकि ये सब का हमको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मोटा तौर पर आपको दिमाग में ध्यान रहे अपनी समझ के लिए, तो इसके लिए हम रफ फिगर आपको बोल रहे हैं कि रफली कह सकते हैं कि जो सैलरी और पेंशन पर खर्च हुआ सरकार का 48,000 करोड़, जो पिछले साल से 10% ज़्यादा था। द स्टेट गवर्नमेंट्स सैलरी एक्सपेंडिचर वॉज ₹24,816 करोड़ एंड पेंशन एक्सपेंडिचर वाज, देखिए कितने बुढ़ों का बोझ है कि 24,000 करोड़ सैलरी दे रहा है जो करंट लोग नौकरी कर रहे हैं, और 23,000 करोड़ पेंशन दे रहा है। देखिए कितना पीछे का बोझ है कि अभी जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है 24,000 करोड़, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनका पेंशन कितना है, 23,000, उतना ही उनको भी दे रहा है, 23,000 करोड़। हमारे चचा है, सही में लिखता है कि झूठ भी लिख देता है सब। नहीं, झूठ कैसे लिख देगा, ऐसा ना बात करते हैं, झूठ कैसे लिख देगा, झूठ नहीं लिखवा सकता है। नहीं, झूठ लिखवाएगा फिर सरकार पर केस चल जाएगा इस चीज पर, झूठ कैसे लिख देगा, सरकार है कि मजाक। तो देखिए कि 24,000 या 25,000 करोड़ जो है सैलरी पर खर्च कर रहा है, और 23,000 करोड़ जो है पेंशन पर, हो गया मिला के 48,000 है। बिहार सरकार, हाँ। तो देखिए कि आपको आइडिया मिल गया कि टोटल जो सैलरी पेंशन पर खर्च है 48,000 करोड़, जिसमें 25,000 करोड़ सैलरी दे रहा है और 23,000 करोड़ दे रहा है पेंशन। हमारे चचा हैं, 100 साल हो रहे हैं, अभी पेंशन ले रहे हैं खूब बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे लोग, अच्छा, तो ऐसे लोग हैं खूब, मतलब पेंशन तो सरकार को देना पड़ रहा है भाई, जब तक जीवित रहेंगे तब तक देगा, क्या करेगा सरकार। तो ये भी एक जो है बर्डन होता है सरकार पर, लेकिन क्या करें, कमिटेड है, देना ही पड़ेगा। अब वो भी अभी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। These expenditure were 27.8% of the total receipt in the revenue account। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो खर्च हुआ सैलरी और पेंशन पर, ये टोटल रिसीट यानी टोटल इनकम का लगभग 28% था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 26% था।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, चलिए सब खाली फिगर्स हैं, इतना आपको ये सब जानने की समझने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर फोकस। नहीं नहीं, ये सब याद करना नहीं, जो हम आपको जरूरी बोले थे कि फर्स्ट पेज पर और यहाँ कुछ कुछ जो आपको शुरू में बोले वो सब जो है खाली आपको, बाकी ये सब आपको मेंस में भले आप उसको आंसर में लिख सकते हैं, पीटी के लिए जरूरी नहीं है। और वहाँ भी आपको जैसे मैं रफ डेटा दे रहा हूँ 10%, 48,000 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा का कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि जानकारी होना भी ज़रूरी है, हर चीज़ एग्जाम ही में पूछा जाए ऐसा नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए अगर अधिकारी बनना है तो खैर। तो ये था लास्ट है नंबर 8, द स्टेट गवर्नमेंट्स ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ receipts and expenditures in 2022-23 indicates prudent fiscal management focusing on the state's economic growth। तो लास्ट में इन्होंने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम कुल आमदनी और खर्च को देखें तो उससे हमें ये समझ में आता है कि सरकार ने अपने पैसों का बहुत समझदारी से, बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया है। प्रूडेंट मतलब चतुराई से, समझदारी से, और फिस्कल मतलब पैसों का मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन द स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, किस पर फोकस करते हुए सब किया है, ताकि राज्य का आर्थिक विकास हो सके। तो ये सब जो हम देखा जा रहा है कि कितना खर्च किया, कहाँ कैपिटल अकाउंट से खर्च, कैपिटल फॉर्मेशन पर खर्च किया, कहाँ सैलरी पर कर रहा है, कहाँ स्कीम पर खर्च, ये सब जितना हमने समझा कि राज्य सरकार राज्य के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ये सब खर्च कर रही है, और अच्छी बात है, तारीफ की बात है, ऐसा नहीं, हमारे बिहार सरकार का भी तारीफ होना चाहिए, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है और अच्छा करने की, लेकिन मुझे लगता है कि जितना है काबिलियत नीतीश कुमार में उतना वो कर रहे हैं, ठीक है, काम हो रहा है, इसमें कोई ये दुमत नहीं है। आज के डेट में सरकार अच्छे से काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है हर तरह का, न्याय व्यवस्था भी देखिए बढ़िया से चुस्त दुरुस्त चल रही है, पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक, सड़क और सब सिक्योरिटी सब जगह, मतलब कहने का मतलब है सरकार निश्चित रूप में अच्छे से अभी काम कर रही है। तो ये हमने फर्स्ट 2 चैप्टर देख लिया आज, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हमें अब डेटा ज़्यादा नहीं वो करना होगा, खाली हमें मोटे तौर पर बस याद रखना होगा कि क्या है, क्या क्या हो रहा है, और थोड़ा डिस्कस, क्योंकि इनमें मेंस में भी इन सब में आंसर लिखना रहता है, तो उस हिसाब से भी आपको हम बस 2 दिन 3 दिन में आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे का समझ लीजिए कि कवर हो जाएगा। हाँ, तो 2 चैप्टर आज हो ही गया ना, यही मेन चैप्टर था, इसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर, चूँकि अभी देखिए बहुत चीज़ आपको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ बेसिक आप सब भूले हुए हैं, तो इसीलिए क्या पहले का जो नोट्स है उसको एक बार पलट के कोशिश कीजिए, सब टर्म्स देखने का, और क्या क्या आपको उस समय कराए थे, हाईलाइट करवाए थे, अंडरलाइन कुछ आपको करवाए थे, कुछ दाल को शायद करवाए थे, ये दाल बोला था तो उसको हमने काफ़ी सारा अंडरलाइन वगैरह करवा दिया था सब चैप्टर में से। चलिए आपको भी उसको करवा देंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 चैप्टर हो गया, 8 चैप्टर शायद कुल है, तो कल परसों तक में हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। हाँ, जो बारिश हो रहा है सब पटना में? नहीं, यहाँ बादल जैसा हल्का किए हुए, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है।